हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लोग ज्योग्राफी के बड़े ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कृषि के प्रकार और विश्व परिवहन और विश्व खनिज उत्खनन केंद्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उस सब को हमने कलेक्ट किया है और आज इस सभी क्वेश्चनों का आज फुल क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आइए मिलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि झूम खेती है। तो दोस्तों, कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि झूम खेती के बारे में पूछा जा रहा है कि यह क्या है। झूम खेती के बारे में आप जानते हैं तो बताइए कि झूम खेती क्या है। ऑप्शन ए, भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या झूम झूम जो है एक जनजाति है, तो नहीं। कृषि का एक प्रकार है, तो हाँ, झूम क्या है, एक खेती करने का तरीका है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, एक लोक नृत्य, तो ये भी नहीं है। एक नदी का नाम, ये भी नहीं है। नदी तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, झेलम पढ़े, लेकिन झूम नहीं पढ़े हैं। झूम खेती होता क्या है। तो देखिए, झूम खेती जो है ना, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है ना, पेड़ों की कटाई करने के बाद क्या करता है, जो बच्चे अवशेष होते हैं उसको जला दिया जाता है और उस पर खेती किया जाता है। उस पर 3-4 बार खेती किया जाता है। जब खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता है, दूसरे जगह पर फिर सेम प्रोसेस दोहरा करके, यानी कि वहाँ की ज़मीन को फिर मतलब उसके बाद वाले ज़मीन को काट छाँट करके क्या करते हैं, वहाँ पर खेती शुरू करते हैं। और 2-3 साल के बाद में फिर वापस पहले वाले जगह को क्या करते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। ठीक है ना। खेत को कुछ दिन तक खेती करने के बाद में उसको छोड़ के दूसरे जगह पर खेती करना, मतलब पुराने वाले जगह को क्या करते हैं, 2-2.5 साल के लिए छोड़ देते हैं ना, उससे पड़ती छोड़ना कहते हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। कृषि का क्या है, यह एक प्रकार है। झूम क्या है, तो कृषि का एक प्रकार है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है। ये जो मिली जुली खेती है ना, इससे आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है। मिली जुली खेती यहाँ पर कर रहा है। मिली जुली खेती का मतलब होता है कि मिला जुला करके खेती करना। तो किसको मिला करके, तो जैसे मान लीजिए कि अगर जितने भी आप देखते होइएगा कि गांव गतरी में जितने भी लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, वो खेती करते हैं। तो खेती के साथ साथ क्या करते हैं, तो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, यानी कि खेती भी कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, खेती भी कर लेते हैं और खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो इससे हम लोग कहते हैं मिली जुली खेती। क्योंकि खेत से बहुत सारे चीज जो निकलते हैं, ठीक है ना, जैसे भूसी वगैरह हो गया, बहुत सारे खेतों का मतलब फसलों से जो भी चीजें निकलते हैं, ज्यादातर घास फूस, उसको हम लोग ऐसे ही व्यर्थ छोड़ देंगे। उससे अच्छा क्या है कि अगर हम भैंस और मवेशी गाय वगैरह अगर पाल ले, तो क्या होगा, खेतों से जो निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ है उसको हम लोग जानवरों को खिला करके क्या कर सकते हैं, अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, मिली जुली खेती क्या करना चाहिए, किसानों को करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नकदी और खाद दोनों फसलों को बोना। नहीं, ये नहीं होगा। एक ही खेत में दो अथवा अधिक, ये भी नहीं हो जाएगा। मिली जुली खेती एक वर्ष छोड़कर अधिक फसलों को बोना, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, पशुपालन और कृषि दोनों साथ साथ करना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सर्वाधिक सघन खेती ये कहाँ पर प्रचलित है। सर्वाधिक सघन मतलब कि सबसे, मतलब सट सट करके खेती करना, बहुत ज्यादा, मतलब अधिक घनता से क्या करना, खेती करना, ये कहाँ पे स्थित, मतलब ये कहाँ पे प्रचलित है। तो ऑप्शन है चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में और जापान में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान में क्या होता है, सघन खेती बड़े पैमाने पे किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सोपान कृषि कहाँ की जाती है। क्वेश्चन है कि सोपान कृषि जो है ना, वो कहाँ की जाती है। सोपान का मतलब समझ, सोपान कृषि कहने का अर्थ हो गया सीढ़ी नुमा। ठीक है ना, एक सोपान, उसके बाद फिर दूसरा सोपान, तीसरा सोपान, जैसे होता है ना आगे बढ़ते हुए। ठीक है ना, एक सीढ़ी नुमा खेती को हम लोग क्या कहते हैं, तो सोपान खेती कहते हैं।
तो दोस्तों ये सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पे संभव है? ये तो पहाड़ों पे ही संभव होगा ना। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहाड़ों की ढलानों पर, शुष्क क्षेत्रों पर, छतों पर और पहाड़ की चोटी पर। दोस्तों पहाड़ की चोटी ऐसे होता है, यहाँ पे कौन खेती करेगा भाई? यहाँ पे तो पहाड़ पर बर्फ होगा, ढलान इतना ज्यादा होगा, संभव ही नहीं है। ठंडा इतना यहाँ पे पानी कैसे पटाएगा क्या? तो ये ऑप्शन होगा? ये नहीं होगा, इसको हम काट देते हैं। छत पर भी नहीं। हमने कंसेप्ट जैसा कि दिया है, सोपान मतलब ढलान में, तो सीधा आंसर क्या हो जाता है? पहाड़ों के ढलान पर। शुष्क क्षेत्रों पर ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि झूम खेती कहाँ पर की जाती है? तो झूम खेती दोस्तों की, जैसा कि पहला ही क्वेश्चन था और झूम खेती के बारे में हम लोग क्या किए हैं, अच्छा से समझे हैं। तो ये पूछ रहा है अभी कि यह किस जगह पे किया जाता है। तो दोस्तों ये पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में कहने का मतलब पूर्व और उत्तर भारत में, क्योंकि ज्यादातर पहाड़ी कहाँ है? तो पूर्वोत्तर में। देखिए पहाड़ भारत में बहुत जगह पे है। ठीक है, भारत में पहाड़ कहाँ है? तो पहाड़ भारत में बहुत जगह पे है। ये हो गया पूर्वोत्तर भारत। चलिए हम भारत का एक नक्शा बना दिया है यहाँ पे। ये हम भारत का एक, ये सही है। चलिए रहने दीजिए, यही सही मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पर्वत होंगे, ठीक है ना, ये कौन सा पर्वत है? ये हो गया हिमालयन रेंज हो गया। ठीक है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजार, नीचे शिवालिक हो जाएगा, धौलाधार, इसके ऊपर थोड़ा सा क्या, तो यहाँ पे हिमालय है और इसमें भी क्या है, बहुत सारे रेंज है। सबसे ऊपर वाला काराकोरम, नीचे लद्दाख, जास्कर, पीर पंजार, धौलाधार और शिवालिक। सबसे निचला जो रेंज हो जाएगा वो शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे कर दिए, थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए। चलिए यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर हो गई केटू। ये जो जगह हो गया ये केटू रेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर कंचनजंगा हो गया सिक्किम के पास में। ठीक है ना, सिक्किम के पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। यहाँ पर मेघालय है। यहाँ पर आपको 3 तो पर्वत मिल जाएगा, गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पर मिकिर की पहाड़ी मिल जाएगी। यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी मिलेगी आपको। यहाँ पे अरावली की पर्वत मिलेगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा विंध्याचल की पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा हम कर दिए हैं, ये इस तरह से चला जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया विंध्याचल पर्वत श्रेणी, झारखंड तक फैला हुआ है। ठीक है ना, झारखंड नीचे से हमारे इधर क्या है, गया साइड में जो पहाड़ है वो सब क्या है, विंध्याचल की ही श्रेणी है। ठीक है ना, विंध्याचल के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सतपुरा का मिल जाएगा। इधर महाराष्ट्र के साइड में अजंता का मिल जाएगा। यहाँ पे पश्चिमी घाट मिलेगा। यहाँ से पूर्वी घाट पहाड़ मिल जाएगा। यहाँ पे अन्नामलाई की पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी मिल जाएगा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी मलाई उडी। कार्डेमम की पहाड़ी यहाँ पर मिलेगा आपको थोड़ा दूर केरल के पास में। ठीक है ना, ये कौन सा पहाड़ है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है ना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। इधर हो गया हिमालय, हिमालयन रेंज, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो यहाँ पर है, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर।
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में के सीरीज का हो जाएगा K2, K1 K2 है, K3 है। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, काराकोरम 2 जो है वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए काराकोरम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो क्षेत्र है ना वहां पे है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, तो नेपाल में है। उसका नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन, ये कहाँ है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये यहाँ होगा या यहाँ होगा, थोड़ा बना है, थोड़ा उसमें डिस्टर्बेंस हो गया है। ये वाला जो एरिया है ना वो पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान उसको क्या किया है, अधिक उसको ऑक्यूपाई करता है, पीओके में है वो, ठीक है। तो ये K2 वाला जो रेंज है ये कहाँ चला जाता है, तो ये चला जाता है पाकिस्तान में। तो क्वेश्चन आएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा कैसी चोटी है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग वाला आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की है वो, लेकिन वो पाकिस्तान उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन अगर पूछेगा कि वह चोटी जो भारत में है, इतना आसानी से पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछेगा भारत में। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना है, एक बार कंफ्यूजन नहीं रहे, एक बार आप क्या कीजिएगा खुद से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारा इस साइड में जो हो गया है ना, अब देखिए ये सब हम भटक गए, अपने लक्ष्य से भटक गए। ये बताना क्यों चाह रहे थे वो हम बता ही नहीं पाए अभी तक आपको। देखिए ये जो पर्वत है ना हिमालयन रेंज, इसका जो निर्माण हुआ है उस निर्माण के तरीका पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, गौर करेंगे। ये जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये जो एरिया है इसका निर्माण कैसे हुआ है और इसका निर्माण कैसे हुआ है, जरा इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये हिमालय की जो जो हिमालय का जो क्षेत्र है ना, सॉरी, उस पर जो मिट्टी है, मतलब उस ये जो हिमालयन रेंज जो है इसकी मिट्टी कैसी है, तो ये बहुत कमजोर है, ठीक है ना। क्योंकि यह जो मिट्टी है ना इसको आप पहाड़ नहीं समझिए, ये क्या है, तो पहले ये थेसिस सागर एक हुआ करता था, ठीक है ना। पहले एक थेसिस सागर हुआ करता था, जम्बू द्वीप और गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। ये दोनों क्या हुआ, पहले भारत का ये जो निचला वाला हिस्सा है, ठीक है ना, यह कहाँ था, तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सटा हुआ था, अफ्रीकी महादेश का यह क्या था, तो एक हिस्सा था। और बीच बीच में था थीसिस सागर। अब क्या हुआ, जैसे अभी अफ्रीका का एक देश है मेडागास्कर, वो क्या हो रहा है, सब दिन, मतलब सब दिन नहीं, हर साल देखा जा रहा है कि पहले बहुत पतला सा दरार था और अभी वह दरार लगभग 6-7 फीट इतना बड़ा हो गया है। और वह क्या हो रहा है, हर साल कुछ सेंटीमीटर क्या हो रहा है, वह खसक रहा है, यानी कि अफ्रीका भी 2 भागों में अभी क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो अफ्रीका का जो हिस्सा है मेडागास्कर, अब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में, देखिए हम बार बार कहते हैं, अगर हमारा वीडियो शुरू से देखे होइएगा तब आपको पता होगा, उसमें हमने बताया था कि जियोग्राफी में, ठीक है ना, यानी कि भूगोल में कुछ साल का मतलब जो होता है ना, कुछ साल नहीं, 10-20 साल नहीं होता है, कुछ साल का मतलब होता है 2-4 लाख साल, ठीक है। तो अभी हर साल कुछ सेंटीमीटर क्या हो रहा है, गोंडवाना लैंड खसक रहा है। तो 2-4 लाख साल में क्या हो जाएगा, ये कुछ सेंटीमीटर जो है ना, ये इतना बड़ा दूरी हो जाएगा, मतलब उसमें हम लोग कह सकते हैं 1-8 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर 50-60 लाख साल अगर देखे तो 50-60 किलोमीटर, क्या ये 20 किलोमीटर भी हो जाएगा तो फिर भी तो बहुत दूर हो गया ना। तो वो क्या हो जाएगा, अलग महाद्वीप का निर्माण कर लेगा वो, ठीक है ना, या एक अलग द्वीप बन जाए, महाद्वीप बन जाए, कुछ भी बन जाए। तो ये भारत का जो निर्माण हुआ है ना, ये जो एरिया जो है, ये पहाड़ी जो है ना हिमालयन रेंज, ये इसी तरह से हुआ है। ये सारा एरिया क्या हुआ है, सटते 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 इस जगह को क्या कर दिया, उठाते चला गया। इस जगह को क्या किया है, ये वाला एरिया को, इधर वाला एरिया धकेल धकेल करके क्या कर दिया है, उठा दिया है, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का रचना हुआ है।
तो हिमालय पर्वत का जो बीच वाला उठा हुआ भाग है वह क्या था, वो पहले समुद्र का पेंदी था हुआ करता था। अब क्या हुआ है, वो सभी उठ करके ऊपर चला गया। तो ये जो पहाड़े हैं, इस पहाड़ में आपको मुख्यतः क्या मिलेगा, तो मिट्टी मिलेगा। इसलिए हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सब क्या है, वो अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है। उसका पानी का कलर आपको कैसा मिलेगा, तो पीला मिलेगा। और सब बाकी नदियां हैं तो उसके पानी आपको कैसे मिलेगी, एकदम पानी मतलब सफेद मिलेगा, एकदम चिकना, एकदम शीशा की तरह चमकता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि यह जो एरिया है यह कैसा है, तो मिट्टी वाला एरिया है, और यह क्या है, बहुत कमजोर होता है। इसीलिए हम लोग सुनते हैं आए दिनों कि उत्तराखंड में लैंड स्लाइडिंग हो गया, या पूर्वोत्तर भारत में क्या हो गया, लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो गया है। ठीक है ना। तो कृषि होता कहाँ पर है, तो इस पहाड़ी एरिया में होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिट्टी है। लेकिन ये जो पहाड़ी है इसका निर्माण का जो तरीका था वह कुछ और था। ये वाला जो जगह है इसका भी निर्माण का तरीका कुछ और है। यहाँ पर कैसे हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि इधर अरब सागर में क्या है ना, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, और यहाँ से धरती के भीतर का जो मैग्मा था वह क्या हो गया, अंदर से निकला और इधर गिरा, इस साइड में पूरा गिर गया। ठीक है ना। और ये सभी मैग्मा इधर आकर के गिर गया, और गिरने के बाद क्या हो गया, बहुत सालों के बाद ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद में क्या हो गया, चट्टान का रूप ले लिया। तो यह जो चट्टाने हैं ये सब कैसी चट्टाने हैं, तो ये सब आग्नेय चट्टान का क्या है, रूप है इधर। और यहाँ पर जो पठार का निर्माण हुआ है वो अभी धरती के भीतर से निकाले गए जो तत्व थे, उसी से ये सब चीज का निर्माण हुआ है। इसीलिए ये सब जो एरिया है ना वो खनिज क्षमता से बहुत ज्यादा भरा हुआ है। यहाँ पर हो गया दक्कन का पठार, धारवाड़ का पठार, बहुत सारे पठार हैं क्या। तो ये सब एरिया बहुत ज्यादा संपन्न है। इसका मेन रीजन यही है, क्योंकि यह क्या है, धरती के भीतर से होने वाले, मतलब जो मैग्मा से जो बना है ना, तो ये एकदम हार्ड पत्थर है। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो पहाड़ है ये सभी क्या है, बहुत हार्ड है। तो इस सब का पत्थर बहुत टाइट होता है, इस पर खेती करना संभव नहीं है। लेकिन ये जो है ना एकदम मिट्टी का ही बना हुआ है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे खेती हो जाता है। ठीक है। तो इधर पूर्वोत्तर भारत की जो एरिया है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर मतलब पूरब और उत्तर। ठीक है। तो पूर्वोत्तर की जो एरिया है यहाँ पर इस प्रकार की खेती क्या होती है, तो काफी ज्यादा होती है। चलिए इसका आंसर अब हम लोग लगा लेते हैं, क्या होगा, पूर्व उत्तर भारत, यानी कि पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व भारत। ठीक है। झूम खेती का कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रचलन है, तो पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां क्या होता है, ऑप्शन है, मतलब कि संसार के वह क्षेत्र जहां पे मछली सबसे अधिक पाए जाते हैं, वह कौन सा क्षेत्र है। कोष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। पहला ऑप्शन है कि कोष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती है। चलिए इसको अभी हम लोग रखते हैं, बाकी ऑप्शन को भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं वो सब। यही कलर ठीक है। देखिए ऑप्शन क कहता है कि कोष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती है। चलिए इसको रहने देते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर ऑप्शन, नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती है। देखिए नदियां जब सागर में मिलती है ना तो वो अपने साथ बहुत सारे कचरा को लेकर के पहुंचती, ठीक है ना, तो वो ताजा जल नहीं रहता है। ताजा जल जो झरना से निकलता है ना वहीं तक रहता है। रास्ते में इतना ज्यादा कचरा कर देता है ना लोग सब कि ताजा वो नहीं रहता है, गंदा हो जाता है। और इसी के वजह से तो समुन्द्र कैसा हो जाता है, तो खारा हो जाता है, समुद्र का पानी खारा हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन ग कहता है कोष्ण तथा शीत सागरीय धारा मिलती है, इसको भी रहने देते हैं। महाद्वीपीय सेल्फ तरंगिता है, ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। चलिए ये तो ये तो गलत है, इसको हम टिक क्यों लगा दिए हैं सही, आई डोंट नो। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। इन दोनों पर हम लोग अभी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए कोष्ण का मतलब होता है वार्म, वार्म मीन्स गरम, कोष्ण मतलब वार्म, वार्म मीन्स गरम। कोष्ण को उष्ण कहते तो ज्यादा बेहतर था, हमको लगा है कि गलत लिखा है, लेकिन बाद में जब बुक में देखे ना कोष्ण लिखा था। कोष्ण के अंग्रेजी में साइड में क्या लिखा हुआ था,
वार्म, तब हमको समझ में आए कि, नहीं तो हम तो इसको काट देते हैं, लिख देते हैं कि उष्ण। देखिए होता है क्या है ना, मछलियों को जीने के लिए सागर में जो मछलियां है ना, अब सोचिए एकदम ठंडे पानी में जाकर के वहां पर मछली ज्यादा नहीं रह पाता है। कुछ मछलियां हैं जो ठंडे पानी में रहता है तो वो कुछ समय के लिए रहता है, और कुछ समय के लिए क्या होता है, जब पानी ऊपर से ठंडा हो जाता है, ऊपर से क्या हो जाता है, जब एकदम बर्फ जम जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, पानी के भीतर में रहते हैं, पानी के भीतर का टेम्परेचर ठीक रहता है, ऊपर में सिर्फ सांस लेने के लिए निकलते हैं, ठीक है ना, बर्फ कहीं कहीं से फूटा हुआ रहता है, वहीं से क्या करता है ये लोग मछली सब सांस लेने के लिए निकलती है, ठीक है। तो मछलियां वहां पे तो रहती है लेकिन बहुत कम रहती है, मजबूरी में मछली क्या करता है, अपना से टेक्नोलॉजी लगा हुआ करके सरवाइव कर लेती है, और बहुत सारी मछलियां मर जाती है। गर्म पानी की बात कीजिएगा तो वहां भी मछलियां ज्यादा नहीं रहती, तो मछलियां ज्यादा रहती कहाँ है, देखिए मछली समुद्र में रहेगा तो उसको खाने के लिए भी तो चाहिए। अब सवाल है कि खाने वाला चीज उसको ज्यादा मिलेगा कहाँ, तो समुद्र में धाराएं चलती है, बहुत सारी धाराएं है, स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम हो गया, अलगुहास की धारा, किनारी की जल धारा, बहुत सारी धाराएं है क्या। तो कुछ धाराएं क्या है, ठंडी है, और कुछ धाराएं गर्म है, ठीक है ना। गर्म धाराएं हो गया पेरू की जल धारा, मतलब इस तरह से बहुत सारी धाराएं हैं, ठीक है ना। कुछ धाराएं ठंडी और कुछ गर्म है। देखिए जहां पे ठंडी और गर्म दोनों धाराएं मिलती है, ठीक है ना, वहां का पानी कैसा हो जाता है, तो थोड़ा गुनगुना हो जाता है, और वहां पर एक एक विशेष प्रकार का क्या होता है ना, पौधा वहां पे क्या होता है, तो पनप जाता है। वैसी जगह जहाँ पे ठंडी और गर्म दोनों जल धाराएं मिलती है, वहां पर क्या हो जाता है, तो एक विशेष प्रकार का पेड़ उग जाता है। पेड़ जैसे सिमार उमार का पेड़ होता है ना हम लोग के इधर, उसी टाइप का पेड़ हो जाता है, और जिसमें क्या होती है, मछलियां बराबर उससे क्या रहती है, उससे मतलब जुड़ी रहती है, क्योंकि उसमें उसको खाने का जो सामान है वो सब प्रचुर मात्रा में मिलता रहता है। तो वैसी जगह कहाँ पर होगा, वो नहीं, वो पौधा कहाँ पे होगा, तो वह पौधा गुनगुन पानी में ही रहता है, जो न ज्यादा ठंडा हो और न ज्यादा गर्म हो। तो वैसे पानी में क्या होता है, मछलियां ज्यादा आ जाती है, और जो मछुआरे होते हैं उसको मछली मारने के लिए वो भी उसी जगह पे जाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे जगह जहाँ पे क्या हो, ठंडा और गर्म दोनों जल धाराएं मिले, वहां पे क्या होगा, मछली ज्यादा आएगा। तो क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र, यानी कि मछली मारने वाला सबसे बेहतरीन जो जगह है वह कहाँ पाया जाता है, ये था कंफ्यूजन वाला ऑप्शन। शीत वायुमंडलीय धाराएं, वायुमंडल की नहीं बात हो रही है, ये धाराएं कैसी होगी, तो सागरीय धाराएं होगी, ठीक है ना। तो उष्ण और शीत, जब दो सागरीय धाराएं जहां पे मिलती है, यहीं पे क्या होता है, ये मछली मारा जाता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर एक पेटी बनता है, ठीक है ना, एक पेटी यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ वाला ये जो हिस्सा है, ये हो गया उत्तरी अटलांटिक, और नीचे हो गया दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा मछली पाया जाता है, और इस साइड में आपको चीन जापान भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मिलता है, यहाँ पर भी वह जगह हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मछलियाँ बहुत ज्यादा मारा जाता है, ठीक है। यहाँ पे यूरोपीय देश हो गए, और यहाँ पे चीन जापान हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो चीन जापान ये सब क्या है, मछली मारने में क्या है, माहिर सबसे आगे यही सब है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है, कौन सा है बताइए। तांबा के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है। देखिए तांबा के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे हो जाएगा यूएसए, ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन ये उस वक्त के अनुसार है जब ये क्वेश्चन पूछा था, इस चारों में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अमेरिका। लेकिन अगर आप वर्तमान की बात कीजिएगा तो वर्तमान में चिली एक देश है जो दक्षिणी अमेरिका का एक हिस्सा है, ठीक है। चिली कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है ना। चिली कहाँ है, तो चिली हो गया दक्षिणी अमेरिका में, जो अभी के समय में तांबा के उत्पादन में क्या है, पहले स्थान पे है। चिली दुनिया का पहला सबसे ज्यादा तांबा के उत्पादन करने वाला देश है। अमेरिका ये उस वक्त के अनुसार से था, ऑप्शन में भी नहीं था। तो ऐसा करते हैं हम लोग, चीन को क्या करते हैं, काट के इसी को चिली बना देते हैं, ठीक रहेगा ना।
चीन भी बहुत कुछ में आगे है, आएगा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया किस चीज में सबसे आगे है? हम्म, ऑस्ट्रेलिया पता नहीं आएगा, ऑप्शन बता देंगे। भारत तो अभ्रक के मामले में आगे है। अमेरिका भी बहुत कुछ में आ गया, बहुत सारा चीज दिमाग में चला, लेकिन आएगा तो पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या। तेल उल का तो भंडार अमेरिका के पास काफी है, लेकिन अभी खोलता नहीं है ससुराई। अभी दोसर दोसर देश को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, जिसके पास में ज्यादा तेल है उसको छीन लो। जब सारे देश का तेल खत्म हो जाएगा तब अपना खदान क्या करेगा, खोलेगा ये। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब उसमें पहाड़ काफी ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का बड़ा समस्या होता है। ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर जो आबादी है ना, वो समुद्र के किनारे ही अवस्थित है। जितने बड़े बड़े सिटी है, शहर है, वे सभी क्या है, तो समुद्र के किनारे ही है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान भी हो गया, घास का मतलब मैदान भी है, डाउन्स घास का मैदान, लेकिन पहाड़ी ज्यादा होने के कारण क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर आबादी कहाँ है, तो समुद्र के किनारे किनारे अवस्थित है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहले बहुत गरीब देश हुआ करता था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, सोना का जब खोज हो गया, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का जीडीपी क्या हो गया, काफी ज्यादा मतलब बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया के लोग के प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोग रोड का इस्तेमाल नहीं के बराबर करता है, सीधा क्या करता है, वो लोग फ्लाइट ले लेता है। अब पर व्यक्ति कैपिटल इनकम क्या हो गया, काफी ज्यादा हो गया है, तो लोग मतलब समृद्ध क्यों नहीं होंगे, है कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, यहाँ पर मुख्यतः सोना का उत्पादन जो होता है ना, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण उत्पादन। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी नामक जो जगह है वह क्या है, तो सोने के उत्पादन के लिए माना जाता है। मुर्गी पालन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और उत्तम जलवायु ये भी नहीं होगा। ठीक है, कालगुर्गी क्या है, तो सोना के उत्पादन के लिए इसको मतलब याद रखा जाता है। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? क्वेश्चन है कि विश्व के विशालतम, यानी कि दक्षिण अफ्रीका पहले सोना के उत्पादन में सबसे आगे हुआ करता था। ठीक है ना, स्वर्ण क्षेत्र के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका क्या है, सबसे टॉप पर था। कहता है कि यह कौन सी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवाट सररेंड, विवाट सररेंड्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ऑब्वियसली सी बात है, मैक्सिको क्या है, चांदी के उत्पादन के मामले में क्या है, सबसे आगे है। सबसे अग्रणी राष्ट्रों की सूची में क्या है, मैक्सिको सबसे पहले नंबर पर आ जाता है चांदी के उत्पादन के मामले में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में निकल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? दोस्तों, निकल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है, तो निकल का उत्पादन कनाडा में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा निकल का उत्पादन तो कनाडा, और सबसे ज्यादा निकल का निर्यात इसमें भी कनाडा हो जाएगा। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस देश में भंडार ज्यादा होता है उत्पादन सबसे ज्यादा वही करता है और निर्यात सबसे ज्यादा यही करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जब जिस टाइप के आएंगे तो हम आपको समझा देंगे। उदाहरण के लिए, गन्ने की खेती, गन्ने का उत्पादन, ठीक है ना, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन गन्ने की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी जो होता है वो होता है काली मिट्टी, और काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है और साइड के कुछ राज्यों में है। लेकिन महाराष्ट्र साइज में कुछ छोटा है तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा, महाराष्ट्र भी क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से अगर तुलना करें तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र छोटा पड़ जाएगा। तो काली मिट्टी के लिए तो वहाँ का जलवायु एकदम ठीक ठाक है, लेकिन क्या है, फिर भी उत्तर प्रदेश से कम वहाँ पे क्या होता है, तो गन्ने की खेती होती है। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा क्या, कि चीनी के उत्पादन में पहले नंबर पर जो राज्य है भारत के अंदर की बात करें कौन है, तो उसमें आप पढ़िएगा तो उसमें आपको महाराष्ट्र आ जाएगा। यूपी यहाँ पे पिछड़ जाता है। अब गन्ने के खेती में आगे था तो सब कुछ में आगे होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि देखिए महाराष्ट्र जो है सबसे पहले समुद्र के किनारे है। महाराष्ट्र में एक से एक क्या है, मतलब उस पर सड़क वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बढ़िया वहाँ पे व्यवस्था है। वहाँ पे ज़्यादातर क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ज़्यादा उस पर क्या लोग निवेश करते हैं। बहुत ज़्यादा क्या है वहाँ पे चीनी मिल है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर चीनी का उत्पादन हाई पर हो जाएगा। तेल की बात कीजिएगा तो प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा जो है ना तेल का भंडार है वो वेनेजुएला में है। लेकिन अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो इसमें आपको उत्पादन में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब हो जाएगा। तो इस तरह से होता है ना, तो इसलिए बता दिए हैं कनाडा क्या है, ये सबसे टॉप पर आ जाता है निकल के उत्पादन में। ठीक है, निकल के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है, यह आपको यूरेनियम का भंडार वहां पे सबसे ज्यादा है। लेकिन उत्पादन कौन करता है, उत्पादन कनाडा कर देता है, शायद टॉप पर वही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। कहता है कि संसार में टाइटेनियम, टाइटेनियम समझ रहे हैं, टाइटेनियम एक धातु होता है जो हम जो रसायन विज्ञान में हम लोग टाइटेनियम को पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। इसका 20 शायद होता है, क्या 20 नंबर पर ये आता है टाइटेनियम, है कि नहीं, कंफर्म नहीं है, 20 पर ही होगा, अब याद, ये तो बहुत दिन हो गया पढ़े हुआ। टाइटेनियम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है अभी, तो अब क्या है, रूस है, मतलब रूस। लेकिन अब भी जो है ना चाइना अभी टाइटेनियम का सबसे ज्यादा क्या है उत्पादन करता है, टाइटेनियम के उत्पादन में सबसे टॉप पर अभी कौन है, तो चाइना है। लेकिन ये जिस समय सवाल पूछा गया था उस समय के हिसाब से क्या था, रसिया था। ये ऊपर नीचे जो है ना ये बढ़ता रहता है, घटता रहता है। टीन के उत्पादन में कभी चीन को हम लोग पढ़ते थे, कभी इधर दक्षिण एशियाई कोई देश है उसको हम लोग कभी पढ़ लेते, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है कि नहीं, थाईलैंड या ऐसा ही कोई देश। मतलब हर साल जो है ना आप एक बार करंट अफेयर्स में क्या कीजिए, इस सबको एक बार देख लीजिएगा, कौन से देश ने सबसे ज्यादा उत्पादन कर दिया है, तो वही उस साल के लिए आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते, जोहान्सबर्ग, तो ये आपको स्वर्ण के लिए क्या होगा, फेमस है यह जगह। जोहान्सबर्ग क्या है, सोने के लिए है, टीन अभ्रक के लिए नहीं है। देखिए कभी टॉप पर नहीं आया अभ्रक के लिए, टीन के लिए भी नहीं, लौ अयस्क खनन हेतु ये भी नहीं है। रूस चाइना अमेरिका ये सब हो जाएगा टॉप पर, लौ खनिज लौह अयस्क के खनन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, किम्बरले प्रसिद्ध है, देखिए किम्बरले ये भी कहाँ है, तो ये भी साउथ अफ्रीका में ही है। और यह किस लिए फेमस है, तो यह हीरे के खदान के लिए क्या है, फेमस है। हीरे की खुदाई कहाँ होती है, किम्बरले में। किम्बरले किस लिए फेमस है, तो हीरे के खदान के लिए। किम्बरले कहाँ है, तो ये भी ये कहाँ बताए थे अभी, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ के नेल्सन मंडेला साहब थे। ठीक है, क्वेश्चन है कि डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए, तो ये डोनबास जो है यह किस लिए फेमस है, तो यह कोयले की खदान के लिए फेमस है। डोनबास किस लिए फेमस है, तो कोयले के खदान के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक देश को यूरोपियन यूरेनियम सिटी यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया कहता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक देश को, इसमें से 4 गो ऑप्शन, इसमें से कोई एक देश है जिसको यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कनाडा हो जाएगा। और यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला है कि किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है, तो सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार कहाँ है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। और हम लोग जो है यूरेनियम का जो है इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब कि मंगाते हैं, कहाँ से मंगाते हैं, तो ये भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ही मंगाते हैं। ठीक है, यूरेनियम का हम लोग कहाँ से आयात कराते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ही करा लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित के कारण चिली प्रसिद्ध है, चिली किस लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन है कि चिली क्यों प्रसिद्ध है, तो दोस्तों चिली नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है और तांबा के लिए भी। ठीक है, खनिज तेल के लिए वेनेजुएला, मैगजीन
चाइना हो जाएगा, सोना रसिया, दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है, कहता है दक्षिणी अमेरिका, यानी कि अमेरिका एक हो गया उत्तर में और एक हो गया दक्षिण, मतलब वो अमेरिकी महाद्वीप हो गई, ठीक है ना, अमेरिकी महाद्वीप में। लेकिन बात यहाँ पे दक्षिणी महाद्वीप की बात है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की या महादेश की बात हो रही है। तो कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका महादेश जो है ना, उसमें खनिजों के भंडार का जो क्षेत्र है वह कहाँ पे है? तो दोस्तों वह है ब्राजील का पठार। ब्राजील चूंकि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है देश है ब्राजील, ठीक है ना, ब्राजील भारत से भी बड़ा है, ठीक है। अब ब्राजील क्या है, भारत से भी बड़ा है। तो ब्राजील जो हो गया वो दक्षिणी अमेरिका में खनिज का क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, और वो उस क्षेत्र का नाम क्या है, तो ब्राजील का पठार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि कुलगारी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में है, तो कुलगारी किस लिए फेमस है, तो सोना के खनन संबंधित, सोना के खदान के लेकर के, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि यह ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है, तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है, ठीक है। कहाँ आ जाता है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो रूस हो जाएगा। रूस के लोग बहुत ज्यादा क्या है, मतलब अरबपति होते हैं, रशियन अरबपति, एक रशियन माफिया भी होता है, उसे बड़ी खचरा होता है। रूस क्या है, तो हीरा के उत्पादन में क्या है, सबसे टॉप पे है। पहले दक्षिण अफ्रीका, नहीं दक्षिण अफ्रीका तो स्वर्ण के उत्पादन होता था। चलिए क्वेश्चन है कि विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन है? बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादन कौन है? बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, बॉक्साइट तो अभी, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। नया में अभी कौन है, ये आप क्या कीजिएगा, नया में अभी फिलहाल में कौन है, इसको आप लोग एक बार गूगल से क्या कीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल का भंडार है? तो दोस्तों ये है वेनेजुएला में, जिसमें अभी इन्फ्लेशन रेट क्या है, काफी ज्यादा हाई है। यहाँ के सरकार को लगा क्या कि हम पैसा छाप करके क्या करेंगे, लोगों की गरीबी दूर कर देंगे, सबको 15-15 लाख रुपया दे देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, सभी लोग अमीर हो जाएगा, सब लोग का परचेजिंग पावर हाई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सभी लोग अमीर हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, सोच के देखिए, अगर अपने देश में सभी को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, सरकार को लगेगा कि नहीं जी, यहाँ की जितनी जनता है सब गरीब है, सबका दुख बहुत ज्यादा है, हम क्या करते हैं कि खूब नोट छापते हैं और सबको 1-1 करोड़ रुपया दे देते हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, लकड़ी चीरने वाला, सबको, टेम्पू चालक को, दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार, सबको 1-1 करोड़ रुपया दे दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, क्या होगा बताइए। आपको मान लीजिए स्टेशन पर जाना है, बोलिएगा रिक्शा वाला को, रिक्शा वाला कहेगा क्या ही मूड नहीं आई, घर आराम करेंगे, सोचिए क्या होगा, आपको खुद जाना पड़ेगा, तो देश में क्या हो जाएगी। अच्छा, वो रिक्शा वाला आपको कहेगा अरे तू 50 रुपया क्या दे रहा, हम तुमको 100 रुपया दे, तू हमको लेके चलो स्टेशन छोड़ दो, आज मेरा मन नहीं है रिक्शा चलाने का, फिर क्या होगा, आप कहिएगा कि तुम 100 रुपया लेगा, हमारे पास बहुत पैसा है, हम तुमको 1000 देते हैं, तुम ले चलो। देखिए यहीं से क्या होता है, रेट का बढ़ना शुरू हो जाता है। दुकानदार का जो मन नहीं है, कहता है कि हम 2-2 रुपया 1 किलो पर कमा के क्या कर लेंगे, इतना 1 करोड़ रुपया अकाउंट में पड़ा हुआ है, चलो आज आराम करते हैं। आप पैसा लेकर के खड़ा रहिएगा, वो दुकान में नहीं खोलेगा, फिर क्या होगा, अब कोई दुकान खोलेगा, वहां पे ज्यादातर लोग पहुंचेंगे, ज्यादातर लोग पहुंचेंगे, सबके पास 1 करोड़ रुपया है, फिर क्या होगा सोचिए। मान लीजिए वो कहेगा कि सामान तो है मेरे पास लेकिन बेचने का मन नहीं, कहेगा कि बेचना भी है, ज्यादा दाम लेंगे। तो स्थिति एक समय ऐसा आएगा कि आप 1 किलो आलू के लिए 1000 लगाइएगा ना, तो सामने बगल वाला जो आदमी है उसको 1500 रुपया देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो तो पैसा आसानी से उसको मिल गया है ना, करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आ गया है। वो क्या सोचेगा, अरे 1500 क्या है, चलो 2000 देते हैं, मामला को सलटते हैं। तो उससे क्या होगा, अब इसके पास भी तो करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, कहेगा कि तू 2000 दे रहा, लो हम 10,000 दे, इससे क्या होगा,
महंगाई क्या होगा, बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। इसीलिए पैसा छाप करके गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है। गरीबी दूर करने का एक ही तरीका है, आप मेहनत कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल का भंडार कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। और सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन कौन कर रहा है अभी, तो सऊदी अरब कर रहा है। ईरान दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के पास भी तेल है, लेकिन अमेरिका क्या है, अभी तेल अपना निकालता उकालता नहीं है, इसी सब पर डिपेंड रहता है। इराक को पीट पाट करेगा, इसका तेल जो है अपने अंडर में लेगा, उसका तेल निकालेगा और पूरे दुनिया को बेचेगा। क्या है कि इराक की सरकार ठीक नहीं है, सद्दाम हुसैन यहीं के थे क्या। अभी हम लोग ईरान से तेल ले रहे हैं, ठीक है ना, ईरान से ले रहे थे, रूस से भी तेल ले रहे थे। तो रूस जो अभी मैटर में फंसा हुआ है, यूक्रेन को पीट रहा है, तो सारा देश मिलकर के उस पर क्या कर दिया है, उस पर मतलब उसको अलग कर दिया है, उससे ट्रेड वगैरह करना से बंद कर दिया है। भारत को कहता है कि तुम भी इससे कुछ मत खरीदोगे। भारत कहता है ठीक है, हम नहीं खरीदेंगे। हम जो है रूस से जो सामान मंगा रहे हैं, जैसे तेल वगैरह ले रहे हैं, हमको सस्ता पड़ रहा है, ऐसा कीजिए आप हमको उससे कम रेट में दे दीजिए, हम ले लेंगे। तो ये सब इंटरनेशनल रिलेशन की बातें हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों बाकू जो है ना, यह अजरबैजान की क्या है, राजधानी है। बाकू क्या है, तो बाकू अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी बड़ा बढ़िया फाइट चला था कुछ दिन पहले, ठीक है ना, खूब बढ़िया से धोया था आर्मेनिया को। तो बाकू जो है ना, यह किस लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन है। बाकू जो है यह खनिज तेल के लिए क्या है, तो फेमस है। बाकू किस लिए फेमस है, तो खनिज तेल के लिए फेमस है। बाकू किस लिए फेमस है, तो खनिज तेल के लिए फेमस है। खनिज हम लोग किसे कहते हैं, बहुत आ गया, खनिज तेल, खनिज, खनिज क्या है खनिज। चलिए आप लोग इसको कमेंट में लिख करके हमको दे दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप लोग देखते हैं। देखते तो आप लोग हैं नहीं, 50 से 60 व्यू जाता है अपने ग्रुप में ही, 250 से ज़्यादा मतलब टीचर लोग जुड़े हैं, लेकिन देखते हैं इसका व्यूज ना कभी 50 से ऊपर नहीं जाता है। 50 60 70 4-5 दिन में 100 चला जाता है, वो भी बहुत जगह शेयर करना पड़ता है। तो मतलब क्या है ये, आप लोग देखिएगा नहीं तो हम क्यों बनाएंगे इसको। आप लोग बोल दीजिए कि नहीं पसंद है, छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। देखिए मैं बनाता हूँ वीडियो आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को आसानी हो, आप लोग को समझने में कठिनाई नहीं हो। हम भी क्या करते हैं, जानते हैं सबको, देखिए पढ़ना एक अलग चीज है, ठीक है ना, अपना तैयारी करना एक अलग चीज है, और उस चीज को समझाना, पढ़ाना, दूसरे को बताना, ये अलग चीज है। आप लोग खुद एक टीचर है, पता होगा आप लोगों को पढ़ाना कितना टफ है। पढ़ाना मतलब कि आपको उस विषय पर क्या करना पड़ेगा, मास्टरी करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि उस पर और ज्यादा नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे मैं मान लेते हैं कि क्वेश्चन मेरे पास है, उसका सीधे आंसर डी बोल के हम निकल जाएंगे, तो क्या होगा, आप भी कहिएगा कि छोड़ो हटाओ बेकार है, मतलब इससे अच्छा तो हम खुद ना पढ़ ले। लेकिन हम एक एक क्वेश्चन को जो बोलते हैं, क्वेश्चन के बाद उसके ऑप्शन को भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी डिस्क्राइब करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे थॉट रहेंगे, और आप इस क्वेश्चन को भूलिएगा भी नहीं, ठीक है। कल जो फरवरी फरवरी मंथ का, हाँ फरवरी का और मार्च का भी हम 2 ठो करंट अफेयर्स का दे दिए हैं, ठीक है ना। स्टैटिक जीके का है, मतलब प्रमुख दिवसों के बारे में है, तो उसको आप लोग देखते रहिएगा। उससे भी बहुत क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं आपको। उसमें ज़्यादा हेवी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे दिवसों को हमने अच्छा से क्या किया है, बहुत मेहनत लगा है, आप लोग समझिएगा नहीं इस बात को। चलिए बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादों में प्रमुख, तो ये तो हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, ये भंडार वाला हुआ था। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख उत्पादक है। तो दोस्तों इसमें कौन हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख देश कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ईरान। देखिए ईरान जो है ना, सऊदी अरब से ज्यादा नहीं तेल उत्पादन करता है, लेकिन इस ऑप्शन में जो है ना सबसे ज्यादा ईरान करता है, ठीक है ना। तो तेल के प्रमुख उत्पादक देशों में अमेरिका, रसिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सभी देश आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखिएगा ना, तो ये आपको क्या चीज में मिल जाएगा, तो सोना के उत्पादन में मिल जाएगा। बांग्लादेश कुछ नहीं, ब्राजील, अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इस सभी में ईरान क्या है, सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख उत्पादक है, ये तो हो गया शायद, यही तो था। इधर कोई क्वेश्चन,
हो गया। चलिए बढ़ते 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि ऊन का, ऊन समझ रहे हैं ना, उलेन, ऊन का सबसे, ऊन का जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना ठंडा के मौसम में, उनका, उनका नहीं, उनका उनके वाला नहीं, ऊन मतलब यू नो डेट, ठंडा के मौसम में काम आता है, ऊनी कपड़ा, उसी का बात चल रहा है। तो ऊन के उत्पादन में सबसे टॉप पर कौन सा देश है? ऑप्शन है चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या हो गया? चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है कौन है? संसार में सबसे ज्यादा रेल किस देश, मतलब सबसे ज्यादा रेल का जाल किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए जो है रेलवे का विस्तार अपने देश में क्या किया है, बहुत बेहतरीन ढंग से काफी ज्यादा किए हुआ है, सबसे ज्यादा डेवलप भी तो है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी तो वहां होता है, और वहां से पूरे दुनिया में क्या होता है, इसका निर्यात होता है। चीन दूसरे नंबर पर है, ठीक है, रूस तीसरे नंबर पर है, भारत चौथे नंबर पर। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल भारत के पास हो गया, यूएसए के पास पहला हो गया, चीन के पास दूसरा हो गया। लेकिन इसी में सवाल पूछेगा, दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग, यानी कि सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, कहां से कहां तक है? तो यह हो जाएगा रसिया में है, इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये कहाँ है? तो रूस में है। ठीक है, पहला नंबर पर यूएसए हो गया, दूसरा नंबर पर चाइना हो गया, तीसरा नंबर पर रसिया हो गया, चौथे नंबर पर भारत हो गया। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? देखिए क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? सबसे व्यस्त मतलब समुद्र बहुत पार्ट में है, जितने भी महासागर है उसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा व्यस्त कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, अटलांटिक महासागर जो है ना वो दो भागों में बांटा हुआ है, उसको अंध महासागर भी कहते हैं, उत्तरी अंध महासागर, दक्षिणी अंध महासागर, अटलांटिक महासागर जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऊपर वाला अगर महासागर को देखिएगा ना अटलांटिक को, तो आपको पश्चिम में क्या दिख जाएगा? कनाडा मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका मिल जाएगा, और नीचे मैक्सिको भी मिल जाएगा। और उसके पूरब में आप देखिएगा तो जितना भी मेन मेन यूरोपियन कंट्री है वो सब हो गया, या मान लीजिए उसके भीतर में भूमध्य सागर है, तो उसके भीतर से भी सभी देश निकल करके क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। तो वो वाला जो एरिया है ना वो सबसे ज्यादा क्या है? व्यस्त है। कौन सा एरिया है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये वाला जो एरिया है यह क्या है? सबसे अधिक व्यस्त होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे ज्यादा क्या है? तो व्यस्त है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार की सबसे बड़ी तोप वाहक नहर कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण कहाँ हुआ है? मिस्र में। किसने कराया था? तो कर्नल नासिर ने करवाया। सबसे व्यस्त, सबसे बड़ा तोप वाहक नहर कौन हो जाएगा? स्वेज नहर हो जाएगा। ठीक है, सबसे व्यस्त पर हम अभी कंफ्यूजन में, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है इसका, हम नहीं बता रहे हैं कि सबसे व्यस्त स्वेज नहर है। ठीक है, सबसे बड़ा। चलिए क्वेश्चन है कि संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? स्वेज नहर हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? स्वेज नहर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि मुंबई से कहां जाने के लिए स्वेज नहर जल मार्ग से होकर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि नहीं गुजरना पड़ेगा? देखिए सईज पोर्ट जो है ये कहाँ पे है, देख लीजिए इसको, यह स्वेज नहर से 30 किलोमीटर उत्तर है। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया स्वेज नहर, और
ये हो गया भारत, श्रीलंका हो गया। अब देखिए मुंबई यहाँ पे है, ठीक है। बात अगर किया जाए स्वेज नहर को इसको पार करके इधर जाने की, तो यहाँ पे शहीद पोर्ट शहीद हो गया। तो इस स्वेज नहर को पार करके जाएगा ना, स्वेज नहर को पार करके जाने की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। पोर्ट बेनगाजी ये भी उस साइड में है, अलेक्जेंड्रिया भी उस साइड में है, सीधे स्वेज, ठीक है ना। स्वेज नहर से नहीं जाना पड़ेगा, कौन से जल मार्ग से होकर के, अगर मुंबई से हम लोग जाते हैं अगर जहाज लेकर के, तो स्वेज नहर को नहीं क्रॉस करना पड़ेगा। किस जगह पे जाने के लिए, तो स्वेज ही जाने के लिए हमको स्वेज नहर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस नहीं करना। बाकी ये तीनों जो पोर्ट है ना बंदरगाह, स्वेज नहर के उस पार है। हमको स्वेज जाना है तो स्वेज नहर को क्यों क्रॉस करेंगे, बिना क्रॉस कैले भी तो हो सकता है ना। बहुत सारी गाड़ियां होगी, उस गाड़ी पर इधर से सामान लोड होगा और चल देगा। क्वेश्चन है कि प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस है, यह कौन सा एयरलाइंस है जो सबसे ज्यादा प्राचीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डच के एल एम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा के एल एम, यानी कि डच के एल एम। ये क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है, सबसे पुरानी एयरलाइन डच के एल एम एयरलाइन। भारत में भी बहुत सारा एयरलाइन है, विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो, एयर एशिया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि जर्मनी के मुख्य मार्ग सड़क नेटवर्क को क्या कहते हैं। इसका इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑटो वन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, ऑटो ऑटो वन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको ऑटो वन कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अब नहीं है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको यह डिस्कशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।